नमस्कार। आप देख रहे हैं गाँव न्यूज और मैं आपके साथ अभिषेक पांडे। आज हम आपकी मुलाकात कला क्षेत्र में सराहनीय योगदान दे रहे डॉक्टर राजकुमार पांडे जी से करा रहे हैं। अगर यूं कहा जाए कि कला के बिना जीवन जो है अपूर्ण होता है, बिना कला के हम जीवन को सरल तरीके से नहीं जी सकते। जीने के लिए भी कला की जरूरत होती है। इन्हीं सब विषयों पर हम आज चर्चा करेंगे। भारतीय लोक कला और शास्त्रीय कला में क्या अंतर है और दोनों के क्या महत्व है लोगों के लिए, उन सब चीजों से हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ मौजूद उत्तराखंड देहरादून में सेवा दे रहे डॉक्टर राजकुमार पांडे जी से, जो देहरादून यूनिवर्सिटी में ललित कला विभाग में असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर। हम उनसे जानना चाहेंगे जो ये भारतीय लोक कला है और शास्त्रीय कला है, दोनों में क्या डिफरेंस है और दोनों की क्या महत्व है लोगों के लिए, हम उनसे जानना चाहेंगे। बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन है आपका और हम बहुत बहुत धन्यवाद अपने चैनल से आपका स्वागत करते हैं। आपने एक मुझे मौका दिया आज भारतीय कला विषय पर संवाद स्थापित करने के लिए। तो सबसे पहले मैं अपना एक क्षणिक परिचय दे दूं। मेरा नाम डॉक्टर राजकुमार पांडे है और ललित कला विभाग देवभूमि उत्तराखंड विश्वविद्यालय में मैं सहायक प्रोफेसर हूं, सहायक आचार्य हूं। विगत कई सालों से कला का अध्ययन और कला का अध्यापन विधाओं में मैं कार्यरत हूं। अभी वर्तमान समय में, या अभी यूँ कहें कि कुछ वर्ष पहले, एक भारतीय जो कला है उसकी एक समझ जो है वो कैसे आम लोगों तक पहुँचे, तो उस पर हमने एक पुस्तक भी लिखी है, अंडरस्टैंडिंग विजुअल आर्ट थ्योरी एंड प्रैक्टिस, कि जो कला प्रेमी है या कला विद्यार्थी हैं वह कैसे एक समझ डेवलप कर सकते हैं कला को लेकर। तो जैसा कि आज का जो चर्चा का विषय है वह विषय है भारतीय लोक कला और शास्त्रीय कला में क्या समानता है और क्या विभिन्नता है। तो पहली बात, हम भारतीय लोक और जनजाति कला के विषय पर थोड़ा सा प्रकाश डालना चाहेंगे कि भारतीय लोक कला परंपरा है क्या। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जो लोक कला के संदर्भ में जब हम बात करते हैं या जनजाति कला के विषय में हम बात करते हैं तो इसका मूल उद्देश्य क्या है, इसका मूल आशय क्या है, इसके मूल मोटिव्स क्या है। तो इसमें हम देखते हैं कि जो ग्रामीण समुदाय के लोग हैं जिनकी अपनी एक मान्यता है, अपना विश्वास है, उनका एक परंपरा है, उस परंपरा को सरल और सहज रूप में व्यक्त करते हैं। ये लोक कला के अंतर्गत हम इसको समझते हैं। और लोक कला की सबसे बड़ी विशेषता क्या है कि हमारे पास जो भी उपलब्ध संसाधन होते हैं उसके द्वारा जो भी कलाकृतियों का हम निर्माण करें, चाहे हम भित्ति चित्र पे करें, चाहे हम क्राफ्ट का काम करें, चाहे हम कैनवस पे काम करें या पेपर पे काम करें, तो उसके द्वारा ही संपादित की जाती है। और इसलिए हम देखते हैं कि संपूर्ण भारत में सभी राज्यों की अपनी एक सांस्कृतिक विरासत के रूप में, एक परंपरा के रूप में, और यह जो सांस्कृतिक विरासत और परंपरा है यह मुख्य रूप से आध्यात्मिक और धार्मिक चेतना से ओतप्रोत होती है और इसमें इनकी जो अपनी स्थानीय मान्यताएं होती हैं। इसलिए लोक कलाओं का जो मूल, ये कलाएं जो है पूर्ण रूप से सहज और सरल होती हैं, जिसके द्वारा कार्य को आसानी से संपादित किया जाता है। और अगर हम इसको पूरा व्यापक स्तर पे देखें तो भारत में उत्तर भारत हो, दक्षिण भारत हो, पश्चिम हो, पूर्व हो, तो सबकी अपनी एक निजी शैली है, एक निजी विशेषता है। इसमें हमको चित्रकला दिखाई देती है, इसमें हमें मूर्ति शिल्प दिखाई देती है, इसमें हमें कपड़े के चित्र दिखाई देते हैं। तो विभिन्न प्रकार की चीजें हमें लोक कलाओं के अंतर्गत देखी जाती है। और खास करके इसमें जो ग्रामीण महिलाओं की जो भूमिका होती है वो बड़ी सशक्त और प्रासंगिक रूप में हमें दिखाई देती है। अगर जैसे मधुबनी की बात करें तो मधुबनी बिहार की लोक कला है जो बहुत फेमस है। और खास करके देखेंगे 1934 के आसपास जो एक भूखमरी का एक माहौल बना पश्चिम बंगाल और बिहार को लेकर, उसमें बहुत सारे घर गिरे, उसमें पपूल जयकर ने बहुत काम किया। तो अब देखेंगे कि जो मधुबनी जो पेंटिंग है उसके जो कलर है वो वाइब्रेंट कलर के हैं, उसके चमकीले कलर हैं और ज्योमेट्रिकल पैटर्न पे बनाए जा रहे हैं। और इसमें जो इसकी विषय वस्तु है वो क्या है, वो धार्मिक है। अधार्मिक में क्या है, रामायण, महाभारत या जो स्थानीय मान्यताएं हैं उसके अनुसार। जैसे कि उदाहरण के माध्यम से हम समझाना चाहते हैं, जैसे एक है कोहबर का चित्र बनाया जाता है, तो कोहबर का जो चित्र है वह मुख्य रूप से न्यू कपल के लिए बनाया जाता है। इस तरह देखेंगे चिरियाल पेंटिंग है तेलंगाना की, इस तरह हम देखेंगे कांथा पेंटिंग है बंगाल की, इस तरह हम सुजनी देखते हैं बिहार की, इस तरह से जो ब्लैक पॉटरी हम देखते हैं आजमगढ़ की, आजमगढ़ जनपद की ब्लैक पॉटरी है। इसी तरह संपूर्ण भारत में तमिलनाडु में अय्यर नार को देखते हैं। तो इन सब तमाम चीजों को हम लोग लोक कला के अंतर्गत और जनजाति कला के अंतर्गत हम देखते हैं। बस्तर राज्य की जो कला है या भील कला जो हम देखते हैं मध्य प्रदेश में भील पेंटिंग है, या गौंड पेंटिंग की जो हम बात करते हैं मध्य प्रदेश की है, या सैरा पेंटिंग की हम बात करते हैं उड़ीसा झारखंड को लिए हुए है। इसके बाद जो है कुछ झारखंड की स्पेशली जो कला होती है खोवर कला होती
होती है जो दीवारों पे चित्रित की जाती है। तो इस तरह संपूर्ण रूप से हम देखते हैं और इसीलिए भर्तहरि ने कहा है कि संगीत साहित्य कला बीनम साक्षात पुष्पाषाणहीनम, यानी भर्तहरि की अब जब नीति दशकम आप पढ़ेंगे, नीति शास्त्र का पढ़ेंगे, तो उसमें इन्होंने बात कही कि संगीत साहित्य कला विहीनम साक्षात पुष्पाषाणहीनम, यानी मनुष्य संगीत साहित्य कला के बिना वो पूछ रहित पशु के समान होता है। इसलिए जब शास्त्रीय कलाओं की हम बात करते हैं तो शास्त्रीय कलाओं में मुख्य रूप से एक हमें नियम है, एक उसमें अनुशासन है, जिसका एक मेजरमेंट है, जिसके आधार पे मूर्ति शिल्प या चित्रशिल्प बनाए जाते हैं। तो इस तरह से हम देखते हैं कि जो क्लासिकल जो आर्ट है उसमें खजुराहो को हम देखते हैं, उसमें जो हम कोणार्क के टेम्पल को देखते हैं, अजंता एलोरा को हम देखते हैं, या जितने भारतीय मूर्ति शिल्प हैं उसमें एक अनुशासन है जिसमें फंडामेंटल आर्ट यूज होता है, उसके नियम कानून होते हैं, एलिमेंट ऑफ आर्ट की हम बात करते हैं, प्रिंसिपल ऑफ कंपोजिशन की बात करते हैं, पर्सपेक्टिव की बात करते हैं। तो जो तमाम चीजें होती हैं वह जो है कि शास्त्रीय कला में होती है। शास्त्रीय कला मुख्य रूप से जो है शास्त्र और ग्रंथों पे जो आधारित जो चित्र के नियम कानून बताए गए हैं, उनके अनुपात कैसे होने चाहिए, उनके संयोजन कैसे होने चाहिए, उनकी रंग योजना कैसी होनी चाहिए, इन सब तमाम चीजों पे बात कही जाती है। और लोक कलाओं में क्या आती है, इसकी विपरीत होती है, सहज और सरल होती है। इसमें अनुशासन जैसे कोई एक लिखित या ग्रंथ पे आधारित जैसी बात नहीं होती है, विषय वस्तु हो सकते हैं लेकिन उस जो उसके टेक्निकल पक्ष है, जो उसके तकनीकी पक्ष है, उस रूप में नहीं होते। अगर हम दोनों को एक समराइज करके अगर हम कहें तो उसमें हम देखते हैं कि ये जो शास्त्रीय कलाएं और लोक कलाएं हैं, यह मुख्य रूप से ये अपनी परंपरा, अपनी धार्मिकता, अपनी मान्यताओं को प्रेजेंट करते हैं और पीढ़ी और ये दर पीढ़ी निरंतर चलती चली जाए। और वर्तमान समय में हम देखेंगे कि जो भी भारतीय कला के संदर्भ में हम बात करें तो बहुत लोक कलाओं को संरक्षण दिया जा रहा है, उनको बचाया जा रहा है, उस पर काम किया जा रहा है। और जो युवा पीढ़ी है अभी जो इन सब चीज़ों को बहुत गंभीरता से नहीं लेते हैं, तो थोड़ा इनको गंभीरता से समझना पड़ेगा कि जो चित्र में एक एक जो मोटिव्स हैं, जो उसके सिंबल्स हैं, उसका रिलेवेंस क्या है, उसका वैदिक रिलेवेंस क्या है, उसका आध्यात्मिक रिलेवेंस क्या है। अब जैसे लोक कलाओं में बार बार मछली का अंकन हमें दिखाई देता है, फूल पत्तियों का अंकन दिखाई देता है, सूर्य चंद्रमा का दिखाई देता है, सर्प का दिखाई देता है, तो इसका मीनिंग क्या है, ये पेंटिंग में क्यों बनाए जाते हैं। तो इसका एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन होता है। घोड़े जैसे वो गति को रिप्रेजेंट करता है, कछुआ समृद्धि को प्रतीक करता है, लोक कलाओं में बांस के पेड़ का अंकन होता है जो समृद्धि का प्रतीक है। तो इस तरह से तमाम चीज़ों की आवश्यकता होती है कला में समझने और उसको करने के लिए। तो इसलिए हम देखते हैं कि अगर संक्षिप्त रूप में हम कहें लोक कला और जो है जनजातीय और शास्त्रीय कला, तो ये भारतीय कला का मूल स्वरूप है। और यही मूल स्वरूप जो है कि भारतीय कला की दो धाराओं के रूप में जो दिखाई देती हैं, एक शास्त्रीय कला और दूसरा जो है लोक कला। तो मैं सभी दर्शकों को पुनः धन्यवाद और आभार ज्ञापित करता हूं कि आपने एक मुझे मौका दिया। और विशेष रूप से धन्यवाद हम संवाददाता जो है अभिषेक पांडे जी का देंगे कि जिन्होंने एक मुझे मौका दिया कि इस पे हम कुछ अपने विचार करें।